हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक और लेक्चर वन शूट वीडियो है। किसका है वन शूट वीडियो? ऑल यूनिट्स 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी है इसमें। इस लेक्चर में, आज के जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम जितनी भी पांचों यूनिट हमारी, जितना भी हमारा सिलेबस है, सभी से पूछे जाने वाले 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप ये 2 मार्क्स की वीडियो देखते हैं तो शायद ही एग्जाम में कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से अलग मिल जाए, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम टाइम में बहुत जल्द हम 2 मार्क्स के वीडियो के उसको कवर मतलब कंप्लीट करते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। मुश्किल से 1 घंटे में हमारा पूरा कंप्लीट 2 मार्क्स। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस हमारे आते हैं, 14 मार्क्स के आते हैं। तो अगर आप ये लगभग 1 घंटा देके अपना ये वीडियो देखते हैं, लास्ट तक वीडियो में बने रहते हैं, तो 2 मार्क्स की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत आसानी से आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन काफी सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे। पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ के लिए मैंने बता ही रखा है, एक स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, और वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, टेलीग्राम ग्रुप में कैसे आपको ऐड किया जाएगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। और वो पीडीएफ पेड है, 50 रुपीज पर सब्जेक्ट है, मैं यहीं पर बता देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो उससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ यूनिट वाइज, हम बात करेंगे। यहाँ पर यूनिट वाइज मैंने सेपरेट कर लिए हैं अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग यूनिट वाइज। तो यूनिट 1 से बनने वाले जो 10-11 क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चंस के अप्रोक्स यहाँ पर क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत कम टाइम में। और देखना कितनी जल्दी आपका ये 2 मार्क्स का टेंशन खत्म हो जाएगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। वैसे भी इजी सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, बस एक बार समझना ही है और एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आएंगे आप। ठीक है, सबसे पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 में क्या है? डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये पूछा भी गया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन 2017-18 में पूछा गया था। काफी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट एक्चुअल में है क्या? हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ है वो एक्चुअल में किसके अंदर आती है? सारी चीज़ें एनवायरमेंट के अंदर आती है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट है क्या? एक्चुअल में हमारे सराउंड जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ क्या है? एनवायरमेंट है। जैसे डेफिनेशन में अगर लिखना है 2 मार्क्स में वहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे? एनवायरमेंट कैन सिंपली डिफाइंड एज वन सराउंडिंग विच इंक्लूड्स एवरीथिंग अराउंड द ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अराउंड जो भी कुछ है, एनीथिंग जो भी प्रेजेंट है, वो सभी कहाँ पर आता है? किस में इंक्लूड होता है? एनवायरमेंट में होता है। चाहे वो एबायोटिक हो यानी कि नॉन लिविंग थिंग हो, या वो बायोटिक हो यानी कि लिविंग थिंग हो। ठीक है, हमारे इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, क्लियर? तो एनवायरमेंट हमारा हो जाता है। फिर उसके बाद पूछता है राइट द सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये भी 2013-14 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो सेगमेंट्स के अंदर जो मैंने बताया था आपको डिटेल में, जब ये लेक्चर्स पढ़ाए हैं आपको, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 13-14 लेक्चर में मैंने पूरा एनवायरमेंट कंप्लीट भी कर दिया था। तो आप वहाँ पर डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वहाँ से देख सकते हैं, और उससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी बाहर जाए। सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनता है सेगमेंट वाला क्वेश्चन, और 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है कि सेगमेंट्स क्या होते हैं या कौन से सेगमेंट्स होते हैं। तो एटमॉस्फेयर हमारा हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया एंड बायोस्फेयर हो गया। ये 4 हमारे क्या हैं? एनवायरमेंट के सेगमेंट्स हमारे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्लासिफाई द एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन एंड प्रेशर। मैंने आपको एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनके बारे में डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया, तो ये वही लेयर के बारे में पूछ रहा है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको क्लासिफाई करा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने टेम्परेचर की रेंज भी बताई है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर के लिए कितनी कितनी टेम्परेचर की रेंज होती है, और साथ में डिस्टेंस हाइट की भी बात बताई थी उस लेक्चर में। तो यहाँ पर हम मेनली 5 टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर देते हैं, या 5 लेयर्स में इसको क्लासिफाई कर देते हैं। एटमॉस्फेयर की टोटल 5 लेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नीचे सबसे हमारी होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, जिसमें सारी मैक्सिमम गतिविधियाँ जो होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होती है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे बारिश, रेन वगैरह, क्लाउड वगैरह जो होते हैं, वो सभी एटमॉस्फेयर के, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर हमारा जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है किस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल हमारा हो जाता है।
मीजोस्फेयर हमारा नेक्स्ट, उसके ऊपर थर्ड लेयर जो है हमारी मीजोस्फेयर है, देन उसके ऊपर थर्मोस्फेयर है, लास्ट हमारी एक्सोस्फेयर है। ये कभी स्किप भी कर देते हैं। ये एक्सोस्फेयर मतलब बाहरी बाह्य मंडल जो होता है हमारा, वो होता है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये टोटल 5 लेयर हैं, ध्यान रखेंगे एनवायरनमेंट की। अगर क्लासिफिकेशन पूछ रहा है एटमॉस्फेयर की, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर या हाइट के अकॉर्डिंग पूछे, तो आप इन लेयर्स को डिफाइन कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इकोसिस्टम एंड नेम देयर कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम को बोल रहा है, उसके कंपोनेंट्स के नेम पूछ रहा है। इकोसिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स के यहाँ पर नेम पूछ रहा है। ये कब पूछा गया है? 2015, 16, 21, 22 में पूछा गया है। और राइट ए नोट ऑन इकोसिस्टम, ये 13, 14 में पूछा गया है। तो ये इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। तो इकोसिस्टम एक्चुअल में क्या है? द टर्म इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, ये सबसे पहले या पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? ये टर्म या इकोसिस्टम नाम किसने दिया गया था? एजी टांसले द्वारा। कब? 1935 में, 1935 में एजी टांसले द्वारा नाम दिया गया था इकोसिस्टम का, ठीक है, या इकोसिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू एजी टांसले अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है? द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। या सीधा सीधा हम बात ये बोलें कि जो हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, या बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, वो सारी चीज़ें जो डिस्कस करते हैं वो इकोसिस्टम के अंदर डिस्कस करते हैं। एक टर्म इसमें और पूछी जाती है इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम की जो स्टडी है या एनवायरनमेंट की जो स्टडी है, या जैसे ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनका आपस में जो रिलेशन है अपने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से या अपने एटमॉस्फेयर से, तो उसकी स्टडी जो की जाती है तो वो इकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। और इसके कंपोनेंट इसने पूछे हैं यहाँ पर, नेम देयर कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे आपके एबायोटिक एंड बायोटिक, अभी पीछे बताए हुए थे, ठीक है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स। तो ये एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है, और बायोटिक एबायोटिक से एक क्वेश्चन और अलग से बन जाता है, जो अलग से पूछ लिया जाता है। मैंने लिख भी लिया, डिफाइन करा लेता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोटिक एंड अबायोटिक विद एग्जांपल। यहाँ पर पूछा हुआ गया है क्वेश्चन, 2015-16 में पूछा गया है कि बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको डिफाइन करो विद एग्जांपल। तो बायोटिक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, तो लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, या पर्टिकुलर किसी इकोसिस्टम के अंदर, तो वो हमारे एक्चुअल में क्या होते हैं? हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, या एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सांस ले सकते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये एक्सेट्रा जो है, ये क्या हो जाते हैं? हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग। ए का मतलब अगर किसी वर्ड के आगे ए लग जाता है तो वो खुद ही नॉन को रिप्रेजेंट करता है, नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारे जो होते हैं, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ एनवायरनमेंट आर नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, तो टेम्परेचर जैसे हो गया, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर भी होता है हमारा, लाइट हो गई हमारी, वाटर हो गया, इस तरह से सॉइल हमारी होगी, सैंड जिसको हम बोल देते हैं एक तरीके से, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी? एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर होगी बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड से मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे बहुत स्लो है। और अगर अभी भी किसी को स्लो लग रहा है तो वो स्पीड बढ़ा के देख सकता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ज़्यादा मैं इसमें इसलिए नहीं डीप जा रहा हूँ या डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बायोटिक या बायोटिक कंपोनेंट्स में हम बाकी सारी चीज़ें डिटेल में ऑलरेडी वन शॉट में भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने वन शॉट भी आपको दे दी है। 3 चीज़ें जरूर देख के जानी है एग्जाम से पहले, एग्जाम में जरूर, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, पास नहीं होंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मतलब 3 चीज़ें कौन सी बुक करनी है? एक तो जो वन शॉट वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आपको सभी सब्जेक्ट की, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो एक बार चैनल जरूर विजिट कीजिएगा, सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट डिटेल में भी पढ़ाए गए हैं आपको। फर्स्ट ईयर के तो लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, सेकंड ईयर के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं। तो डिटेल में पढ़े हैं आपने तो ठीक है, नहीं पढ़े अब तो अब क्या करना है? बिल्कुल एग्जाम आ चुके हैं, तो एग्जाम टाइम में क्या करना है? एक तो वन शॉट वीडियो सभी सब्जेक्ट की प्रोवाइड की गई है ज़्यादातर, तो वन शॉट वीडियो देखेंगे, देन उसके बाद 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे, और जो मॉडल पेपर भी ऑलमोस्ट सभी के प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो मॉडल पेपर, ये 3 चीज़ें सभी सब्जेक्ट के देख के जाइएगा, एग्जाम बहुत अच्छा होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है। डिफाइन फूड चेन एंड विद एग्जांपल। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, फूड चेन और फूड वेब क्या होता है, ये भी 2017-18 में पूछा गया हुआ है, ठीक है, किसमें? AKTU में, सेकेंड ईयर में हालांकि ये पूछा गया है। फूड चेन और फूड वेब मतलब फूड, जो खाना हम खाते हैं वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जैसे ट्रांसफर होता है, तो वो एक्चुअल में एक
लाइन एक फॉर्मेट में या एक वे में अगर हम देखते हैं तो वो फूड चेन हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें, जैसे मैं अगर ग्रास वाला ही ले लूँ अगर, तो क्या होता है, जैसे ग्रास सबसे पहले किसने ईट किया, अगर ग्रास ओपर की मैं बात कर लूँ, ग्रास ओपर ने उसको क्या किया, ईट किया, ठीक है, खाया किसको, ग्रास को। फिर उसको ग्रास ओपर को किसने खा लिया, किसी बर्ड ने खा लिया, ठीक है। फिर बर्ड को किसने खा लिया, किसी ईगल वगैरह ने या बाज वगैरह जो होते हैं उन्होंने खा लिया, ठीक है, या किसी स्नैक ने खा लिया, या ग्रास ओपर ने खाया। एक तो फूड चेन ही हो गई, ये क्या एक्चुअल में एक सीरीज हमने बनाई तो फूड चेन हो गई। और ग्रास वाली और कौन सी चेन हो सकती है, जैसे ग्रास को किसने खाया, ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को रैबिट ने, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रैबिट नहीं, सॉरी रैबिट नहीं खाएगा, या रैबिट वाली देख लेते हैं कि ग्रास ओपर को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को टाइगर ने खा लिया, या किसी और ने खा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक चेन और बन जाती है। तो ये क्या इंडिविजुअल चेन हो गई, और जब इनको सबको एक जगह मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, फूड वेब बन जाता है। तो फूड चेन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और जैसे कोई ग्रीन प्लांट रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया, ठीक है, क्लियर। और फूड वेब क्या हो गया, फूड वेब नेटवर्क है किसका, फूड चेन का, यानी कि जब बहुत सारे फूड चेन का जो नेटवर्क होता है टोटल, उसको हम फूड वेब, बस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड वेब होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको पढ़ाई हैं, वॉइस शूट में भी पढ़ाई हैं, वहाँ से जरूर देख ली, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द टर्म इकोलॉजिकल पैरामिड। इकोलॉजिकल पैरामिड क्या होते हैं एक्चुअल में, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जैसे एनर्जी का हमारा पैरामिड हो गया, नंबर्स का पैरामिड हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामिड हम डिज़ाइन करते हैं। तो कुछ राय मतलब सीधे होते हैं, कुछ इन्वर्टेड होते हैं, कुछ अपराइट होते हैं, कुछ इन्वर्टेड होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है। अगर एनर्जी की बात करें, या वेट की बात करें, या नंबर्स की बात करें, कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है। जैसे ग्रास की अगर हम बात करें, नंबर्स में ग्रास ज़्यादा है, उन्हें खाने वाले रैबिट कम है, रैबिट को खाने वाले फॉक्स कम है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अपराइट बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। नंबर्स के टाइम बात अगर हम करते हैं, तो एक्चुअल में है क्या इकोलॉजिकल पैरामिड, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। यानी कि जो इकोसिस्टम का फंक्शन है, या ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स है, या ट्रॉपिक लेवल का जो स्ट्रक्चर है, उसका अगर हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो वही हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल पैरामिड कहलाता है। स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, एट द बेस, बेस से, एंड सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स फॉर्मिंग द एपेक्स इज नोन एज इकोलॉजिकल पैरामिड। ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आगे इसी यूनिट में देख लेते हैं। पहली स्टार्टिंग की 2 बल्कि 3 यूनिट थोड़ी सी लेंदी यूनिट है, बाकी लास्ट की 2 यूनिट बहुत छोटी हैं। तो इसमें क्वेश्चन भी इसलिए स्टार्टिंग की 3 यूनिट से ज़्यादा है, ठीक है। क्या है बैलेंस्ड इकोसिस्टम, व्हाट इज बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बैलेंस मतलब अगर सारी चीज़ें बैलेंस होंगी, तो बैलेंस मतलब, हाँ, मतलब एक तरह से प्रोड्यूसर भी उसी क्वांटिटी में हमारे बन पा रहे होंगे, और प्रोड्यूसर के बाद जो कंज्यूमर्स होंगे, वो कंज्यूमर्स भी उस बैलेंस बना के रखेंगे। प्रोड्यूसर्स को ईट कर रहे हैं, देन कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ईट कर रहे हैं। अगर उस बैलेंस को डिस्टर्ब किया जाता है, तो किस तरह से डिस्टर्ब हो सकता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से डिस्टर्बेंस हो सकता है किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है। तो क्या है बैलेंस इकोसिस्टम, मींस दैट द न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे आर एबल टू साइकिल एफिशिएंटली। एफिशिएंटली वो क्या न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे एक साइकिल में चलेंगे, एंड नो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और नेचुरल फिनोमिना इज इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू अदर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, या जो एनर्जी है हमारी जो फ्लो हो रही है, उसको अगर इंटरप्ट ना किया जाए, या किसी अदर इकोसिस्टम द्वारा उनको इंटरप्ट ना किया जाए, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो बैलेंस इकोसिस्टम होता है। मतलब कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल के तौर पर, मैं आपको समझ, जैसे ग्रास को किसने खाया, रैबिट ने खाया, ठीक है, या ग्रीन प्लांट को किसने खाया, रैबिट ने। लेकिन रैबिट को कौन ईट कर रहा है, फॉक्स ईट कर रहे हैं, ठीक है। फॉक्स जो है, फॉक्स को कौन ईट कर रहा है, टाइगर वगैरह ईट कर रहा है, जो भी है लायन वगैरह ईट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो जाए, रैबिट में, रैबिट जो रैबिट्स हैं, अगर एक ही चैन की मैं बात करूँ, रैबिट की जगह कुछ और भी हो सकता है उस चैन में, पर्टिकुलर अलग चैन में, अगर फूड वेब में बात करेंगे तो ऐसी कुछ मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, या कुछ और किसी वजह से कुछ बीमारी इस तरीके की फैल जाए कि रैबिट्स जो हैं वो क्या हो जाए, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए। तो जो ग्रास खा रहे थे, वो बीच की जो चेन का जो एक पार्ट था, वो अगर धीरे धीरे विलुप्त होगा, मिस होगा, तो जो ऊपर फॉक्स उसके लिए खाने के लिए तैयार बैठे रही, या जिसको फॉक्स को खाना खाना है, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हो जाएंगी चीज़ें, वो बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो यही हमारा क्या होता है कि अगर सब चीज़ें मेंटेन है बिल्कुल प्रॉपर, वो बैलेंस इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है। अदरवाइज अगर कुछ भी एक इंटरप्ट होती हैं चीज़ें, एनर्जी हो, या अगर न्यूट्रिएंट जो ट्रांसफ़र होने हैं, एक्चुअल में कोई किसी को ईट कर रहा है, तो क्या ईट
जैसे मान लो फॉक्स ने रैबिट को ईट किया या फॉक्स को टाइगर ने ईट किया, तो वो एक्चुअल में ईट तो किया, खाया तो उसको, लेकिन एक्चुअल में ट्रांसफर क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक से दूसरे में, या क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो रहा है। तो एनर्जी लिंडमैन का आपने देखा ही होगा, लॉ दे रखा है उसने कि एनर्जी जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, यानी कि पहले टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पर केवल 10% ही एनर्जी होती है। ये किसका कहना है, लिंडमैन का कहना है, ठीक है। 10% रूल उन्होंने दिया हुआ है, 10% लॉ, ठीक है। तो यही हमारा बैलेंस इकोसिस्टम होता है। बात कर लेते हैं EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, डिफाइन करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, इसका पर्पस क्या है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का पर्पस आपको सीधा सीधा पता ही है, एक असेसमेंट हमें देना है बना के। मान लो मैंने जैसे बताया भी था, कई बार हमें कोई प्लांट लगाना है, तो वो क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जो जनता वहाँ पर निवास कर रही है, उनके लिए इको फ्रेंडली है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को देखना होता है, स्टडी करनी होती है, देन उसके बाद एक असेसमेंट तैयार करना होता है, फिर उसको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई गई है कमेटी, उनके द्वारा उसको वेरीफाई किया जाता है, देन उसको तब पास किया जाता है, ठीक है। हालांकि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं भी होनी चाहिए तो भी हो जाती हैं। अब वो जो असेसमेंट तैयार किया गया है उसमें अगर देखा जाता है कि कुछ कमियां हैं जिनको अगर हम थोड़े से चेंजेस करके सही कर सकते हैं तो उनको चेंजेस कर लेते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, मैंने आपको बता दिया एक्चुअल में क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों इसको लाया गया। इसका पर्पस यही है कि चीज़ें या जो भी प्लांट लगाएं तो वो इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, वहाँ की चीज़, वहाँ की जो पॉपुलेशन निवास कर रही है उसको किसी तरह से उसके लिए हार्मफुल ना हो, हमारे लिए हार्मफुल ना हो। इन सभी चीज़ों के ध्यान रखने के लिए या इनसे बचने के लिए ये इसका पर्पस है इसको लाने का, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, एन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA इज एन असेसमेंट ऑफ पॉसिबल इम्पैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो चाहे वो नेगेटिव, दोनों तरह की स्टडी की जाती है, दोनों तरह के देखा जाता है। दैट अ प्रपोज प्रोजेक्ट, जो भी प्रपोज प्रोजेक्ट है उसकी वजह से मे हैव ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। द पर्पज ऑफ द, अब पर्पज क्या है द असेसमेंट इज to ensure that decision makers consider environmental impact used to decide whether the processed with the project, यानी कि जो प्रोजेक्ट हम वहाँ पर प्लांट या जो भी लगाने वाले हैं उससे किसी तरह का कोई इफेक्ट तो नहीं है वहाँ पर, मतलब इको फ्रेंडली है या नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, वहाँ कुछ हार्मफुल चीज़ें तो नहीं होंगी, हार्मफुल तो नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए ये जो है आया हुआ है, ठीक है। आगे अगला नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट का क्या है, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ, नोट कर लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है, कि सतत विकास क्या होता है, सतत विकास को डिफाइन करना। अब ये कब आया था, 2013-14 में पूछा गया, लेकिन इस बार मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या है, ये सतत विकास क्या है, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हमें ऐसे यूज़ करना है कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी सेव करके रख सकें, यानी कि ओवर यूज़ नहीं करना, बस यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इट इज डिफाइंड एज मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन, यानी कि हमें जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों या किसी भी तरह के रिसोर्सेज हों, उनका हमें ओवर यूज़ नहीं करना है, जितने हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही हमें उनको यूज़ करना है, ठीक है, ताकि हम अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें सेव कर सकें। यही हमारा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास। क्लियर, इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको जरूर नोट कर लें, ध्यान से पढ़ लें। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, बात कर लेते हैं हम अपनी यूनिट सेकंड के। यूनिट सेकंड का क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट सेकंड में एक्चुअल में क्या है, यूनिट सेकंड में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये, डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे वो होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त हो रही हैं, वो रिसोर्सेज जो हमारे यूज़ के लिए हमें नेचर से प्राप्त हो रही है, नेचर से मिल रही है, वही एक्चुअल में हमारी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे वाटर हमारे पास अवेलेबल है नेचर से, एयर हमारे पास अवेलेबल है नेचर से, ठीक है, ऐसी बहुत सारी वुड्स हमारे पास अवेलेबल है नेचर से, तो बहुत सारी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है नेचर से, तो वही हमारी एक्चुअल में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स, वो मटेरियल्स विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन टेक फ्रॉम नेचर फॉर द सब्सटेंस of their life and any component of natural environment that can be utilized by man to promote his welfare। कहने का मतलब सीधा यही है कि अपनी लाइफ को जीने के लिए, सीधा सही से जीने के लिए, सीधा सा मतलब ये है
कि नेचर से जो चीज़, ये जो मटेरियल हमारे लिए अवेलेबल है वही एक्चुअल में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। डिफाइन वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स फंक्शन। वाटर रिसोर्सेज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में 3-4 रिसोर्सेज के बारे में हमारे यूनिट में दिया हुआ है, तो हर रिसोर्सेज से जो एक दो क्वेश्चन बनेंगे हमारे 2 मार्क्स से, वो हम देख लेते हैं। तो वाटर से वाटर कंजर्वेशन का बनेगा, तो वाटर को हमें क्या करना है, सेव करना है। वाटर कंजर्वेशन मतलब यानी कि जो फ्रेश वाटर पीने के लिए, वैसे ही एक तो 0.1% है, 0.1% ही वाटर ऐसा है जो पीने लायक है। जितना अर्थ पर कितने परसेंट वाटर है, लगभग 70% अर्थ पर वाटर ही है, ठीक है। लेकिन पीने के लिए केवल फ्रेश वाटर जो है 0.1% ही अवेलेबल है। तो बाकी क्या है, बाकी हमारा सॉल्टी वाटर है, एल्कलाइन वाटर है, मतलब या किसी ना किसी हार्ड फॉर्म में, जिसको हम बर्फ की फॉर्म में कह देते हैं। कुल मिला के पीने योग्य नहीं, योग्य कितना है, 0.1%। तो उसे हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, सेव करना है, ठीक है। यानी कि उसका मिसयूज नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो वेस्ट से बचना है, यही हमारा वाटर कंजर्वेशन है। वाटर कंजर्वेशन रेफर रिड्यूसिंग यूज ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का जो यूज कर रहे हैं हम, उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, कपड़े धोने में बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, नहाने में बहुत ज्यादा वेस्ट होता है वाटर। तो उस चीज को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है थ्रू टेक्नोलॉजिकल और सोशल मेथड। सोशल मेथड के द्वारा और टेक्नोलॉजिकल मेथड के द्वारा हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है फ्रेश वाटर को। यही हमारा क्या एक्चुअल में वाटर कंजर्वेशन है। और वाटर कंजर्वेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन इन नियर बाय लेक। और ये क्या करता है, वाटर कंजर्वेशन की वजह से जो आसपास लेक है उसमें वाटर पॉल्यूशन होने से बचता है। रिवर में वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। लोकल वाटर हेड्स जो हैं, वाटर बॉडीज जो हैं, उनमें अगर वो पॉल्यूटेड वाटर नहीं मिलेगा तो सीधा सा है कि वाटर पॉल्यूशन से हमें क्या होगा, मतलब एक तरीके से बचाव किया जा सकता है वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ब्रीफली डिस्कस द वाटर बोर्न डिसीज। वाटर बोर्न डिसीज यहाँ पर पूछी जाती है। वाटर बोर्न डिसीज जो है, 2 तरह की यहाँ पर डिसीज है वाटर से रिलेटेड, वो जरूर देख लेंगे एग्जाम में। और एक फ्लोराइड का ये रोल है यहाँ पर, फ्लोराइड हमारा कैसे, और आर्सेनिक का, आर्सेनिक, फ्लोराइड और वाटर बोर्न डिसीज जो है, और एक वाटर इंड्यूस्ड डिसीज जो है। ये 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन पढ़ लेना 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में, एक क्वेश्चन चारों में से जरूर मिलेगा। क्या, वाटर बोर्न डिसीज, वाटर इंड्यूस्ड डिसीज, एंड अगर मैं बात करूँ फ्लोराइड वाला और आर्सेनिक वाला जो है, वाटर में मिलावट, मतलब फ्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा होने पर या आर्सेनिक ज़्यादा होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वाटर बोर्न डिसीज के अंदर क्या है कि वाटर बोर्न डिसीज मतलब वाटर से हमें कौन कौन से डिसीज वाटर से हो सकती हैं। वाटर बोर्न डिसीज आर एनी इलनेस कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन और एनिमल फेस। यानी कि एनिमल फेसेस के द्वारा और जो ह्यूमन फेसेस हैं उनके द्वारा तो वाटर में कंटेमिनेटेड हो रहा है ड्रिंकिंग वाटर में, उसकी वजह से जो इलनेस हो रही है या डिसीज हो रही है, वही एक्चुअल में हमारी क्या वाटर बोर्न डिसीज है। विच कंटेन क्या है हमारा, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच कंटेन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटर बोर्न डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। किसकी वजह से, मतलब जो हमारा वाटर बोर्न डिसीज होती है वो किसकी वजह से कॉज होती है, वाटर में क्या एक्चुअल में मिल जाना है, किसकी वजह से, प्रोटोजोआ हो सकता है, उसमें वायरसेस उसमें हो सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, और उसमें इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हो सकते हैं, जैसे हमारा क्लोरेरिया हो गया, टाइफाइड हमारा हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ठीक है। इस तरह के जो भी हमारे हैं चीज़ों का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट आर वेरियस वे टू रिमूव फ्लोराइड फ्रॉम वाटर। फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए वाटर से कौन कौन से वेज हमारे पास हैं। एक तो रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम आरओ बोलते हैं और बहुत ज़्यादा यूज भी हो रहा है आजकल घर में, ठीक है। तो इसमें सीधा 2 मार्क्स का है, तो बस नेम ही उसके लिखने हैं। व्हाट आर द वेरियस वे टू रिमूव फ्लोराइड फ्रॉम वाटर। वाटर से फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं, आरओ फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। एक्टिवेटेड एल्यूमिना डिफ्लोराइडेशन फिल्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्टिलेशन फिल्ट्रेशन जिससे डिस्टिल्ड वाटर बनता है हमारा, वो कर सकते हैं। और एक हो सकता है हमारा नेलगोंडा टेक्निक जिसको बोलते हैं। नेलगोंडा टेक्निक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फ्लोराइड को रिमूव कर सकते हैं अपने ड्रिंकिंग वाटर से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्लोरियोसिस क्या होता है, व्हाट इज फ्लोरियोसिस, फ्लोरियोसिस क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन 17-18 में पूछा गया है, सेकेंड ईयर में पूछा गया हालांकि। तो व्हेन चिल्ड्रंस आर एक्सपोज टू एक्सेसिव लेवल ऑफ फ्लोराइड, यानी कि जब फ्लोराइड का एक्सेसिव लेवल ले लेते हैं चिल्ड्रन, किसमें, वाटर में ही पियेंगे, एक कंडीशन नोन एज फ्लोरियोसिस अकर्स। तो उस टाइम पर एक कंडीशन अगर होती है जिसको हम फ्लोरियोसिस बोलते हैं। इन इट्स माइल्ड फॉर्म, इसकी माइल्ड फॉर्म में यानी कि मॉडरेट फॉर्म में, स्टार्टिंग फॉर्म में क्या होता है, फ्लोरियोसिस अपीयर्स एज ए वेरी स्लाइट, बहुत स्लाइटली अपीयर होता है, ओपेक विथिस्ट आर ऑन द
टूथ सरफेस, यानी कि जो हमारे टीथ होते हैं एक्चुअल में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती है। अगर स्टार्टिंग से ही फ्लोराइड ज़्यादा लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जो टूथ हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हमें होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एन्यूमरेट इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक ऑन ह्यूमन हेल्थ। आर्सेनिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्या, एक तो स्किन लेशंस हमारे हो सकते हैं, डायबिटीज़ हमें हो सकती है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हमें हो सकती है, कैंसर तलक हो जाता है किसकी वजह से, आर्सेनिक वाटर में, ठीक है, मिलने पर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, मिनरल्स रिसोर्सेज की बात करते हैं। वाटर रिसोर्सेज की बात होगी, बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेज। व्हाट इज मीन बाय मिनरल रिसोर्सेज? तो मिनरल रिसोर्सेज जो नेचर से हमें मिनरल्स अवेलेबल हो रहे हैं, माइन से जो जैसे कोल वगैरह हो गया, वो हमारे क्या हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स आर नोन एज मिनरल रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अगर किसकी फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में, तो नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल is are known as mineral resources. They include the ores of base metals such as copper हो सकता है, उसमें आयरन हो सकता है, लेड हो सकता है, as well as जो भी हमारे और क्रिटिकल मेटल हैं सच एज क्रोमियम वगैरह, टाइटेनियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, और जो भी हमारे मैग्नीज और पैलेडियम वगैरह जो भी हमारे मिनरल्स हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, मिनरल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मटेरियल साइकिल? जैसे 3 साइकिल, मटेरियल साइकिल आपके सिलेबस में कार्बन है, सल्फर है और नाइट्रोजन है। तीनों साइकिल पढ़ लेना, एक साइकिल जरूर पूछ जाएगी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो वही मटेरियल साइकिल्स हैं, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तो मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट जो है लाइक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, यही एक्चुअल में आपके सिलेबस में है तीनों। बाकी ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी, फॉस्फोरस भी, एक्सेट्रा। मूव इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मतलब बोले तो यानी कि एटमॉस्फेयर से आई चीजें ये, जैसे सल्फर ही ले लो, सल्फर एटमॉस्फेयर से आया, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया गया, वो फिर मूव करता करता फिर से एटमॉस्फेयर में, कहते हैं सर्कुलर साइकिल बन जाती है। तो वही एक्चुअल में क्या होती है, मटेरियल साइकिल कहलाती है। और वो किसके थ्रू पास होके जाएगी, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो कन्वेंशनल सोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज की यहाँ पर बात हो गई है। स्टार्टअप एनर्जी रिसोर्सेज में क्या है, व्हाट आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गिव एग्जांपल। तो 2 तरह के होते हैं, एक तो कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोल सकते हैं नॉन कन्वेंशनल को, और इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्या हो सकता है, ये नॉन रिन्यूएबल यानी कि कन्वेंशनल में नॉन लग जाएगा, नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा, और नॉन कन्वेंशनल में रिन्यूएबल हो जाएगा। ठीक है, रिन्यूएबल मतलब जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जो नेचर से हमें प्राप्त हो रही है और बहुत क्वांटिटी में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में हम उनको रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एयर हो गया, वाटर हमारे पास हो गया, या इस तरह की जो भी है। ठीक है, और कन्वेंशनल कौन से, कन्वेंशनल वो है जो नॉन रिन्यूएबल है, जिनको एक बार यूज कर लिया खत्म होती जा रही है चीज़ें, लिमिटेड फॉर्म में, जैसे कोल हमारे पास हो गया, पेट्रोलियम हमारे पास हो गया। इस तरह के जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो कन्वेंशनल के अंदर आते हैं। इसका मतलब कन्वेंशनल के अंदर कौन से आएंगे, कन्वेंशनल के अंदर आएंगे हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और नॉन कन्वेंशनल के अंदर आएंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे कि इसके अंदर बोलूँ तो कोल हमारा हो गया, मिनरल ऑयल हमारा हो गया, नेचुरल गैस हो गई, न्यूक्लियर पावर हो गया। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या हो सकता है, विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, इस तरह से जो भी हमारी एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए हमारे, वो किसके अंदर आ जाएंगे, सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के। ठीक है, आगे ये फिर देखो, आगे ये क्वेश्चन आ गया कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस भी पूछ सकता है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वाले में भी और इसमें भी। 2 मार्क्स में अगर डिफरेंस पूछेगा तो एक एक पॉइंट तो लिखेंगे इनकी डेफिनेशन, और दूसरा पॉइंट इनके एग्जाम्पल, 2 पॉइंट बहुत हैं। तो ये मैंने आपको पीछे बता ही दिए। बाकी नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये वाला भी, डिफॉरेस्टेशन। एक मैंने जिन पे इंपॉर्टेंट बोला है ना, पहली यूनिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 मार्क्स के लिए, यहाँ पर मैं डिफॉरेस्टेशन को बोल रहा हूँ। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज यहाँ पर आ गया। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो फॉरेस्ट हैं उनका क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब उन्हें काटा जा रहा है, उनको काट के छोटा किया जा रहा है। ठीक है, डिप्लीशन किया जा रहा है उनका, तो फॉरेस्ट डिप्लीशन भी कह सकते हैं या फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन भी कह सकते हैं या। ठीक है, तो यानी कि डिफॉरेस्टेशन एक्चुअल में है क्या, जो हमारे फॉरेस्ट है उनको काटा जाना, एक बड़ी संख्या में काटा जाना, बहुत बड़े लेवल तक काटा जाना। ठीक है, क्लियर, ये हमारा क्या, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है यूनिट सेकंड। अब बात कर लेते हैं हम किसका, यूनिट थर्ड का। यूनिट थर्ड, अब हमारे क्वेश्चन थोड़े से कम होने स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत जल्दी हमारा ये वीडियो कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं पॉल्यूशन। इसमें क्या है हमारे पॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन एनवायरमेंट पॉल्यूशन। सिलेबस में 4-5 टाइप के मेनली पॉल्यूशंस हैं, एयर पॉल्यूशन है, बाकी
कौन कौन से हैं? वाटर पॉल्यूशन है, सॉयल पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन वगैरह हैं। बाकी और भी काफ़ी तरह के पॉल्यूशन हैं, लेकिन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में हमें क्या डिस्कस करना है? आपने इसमें मेनली एयर पॉल्यूशन, वाटर, सॉयल एंड नॉइस पॉल्यूशन का मेनली डिस्कस करना है। तो पॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या? किसी चीज़ में यानी कि इम्प्योरिटी ऐड हो जाना, एक तरीके से अनडिजायरेबल कंटेंट ऐड हो जाना या पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाना, ठीक है। किसी भी मटेरियल को कह लो तो वो मटेरियल हमारा पॉल्यूटेड हो जाएगा जिसमें इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी। जैसे एयर है, एयर में जो पॉल्यूटेंट्स या अनवांटेड मतलब जो पार्ट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, अनडिजायरेबल पार्ट हमारे ऐड हो जाते हैं, तो वो एयर पॉल्यूशन का काम करते हैं। ऐसे अगर ये वाटर बॉडी में मिल जाते हैं तो वाटर पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इट पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स में अगर किसी के चेंजेस आते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस आते हैं किसी भी कंपोनेंट के एनवायरनमेंट के, चाहे वो एयर हो या वाटर हो या सॉयल हो, विच कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ऑन वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। वही हमारा एक्चुअल में क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। आगे क्या कह रहा है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉयल पॉल्यूशन हो सकता है, नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है। ये चार तो आपके सिलेबस में मेंशन है। बाकी थर्मल पॉल्यूशन भी हो सकता है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन भी हो सकता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना वो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये मत समझ लेना कि अब मैंने आपको ये बता दिया, इनके बारे में नहीं बताया। इनके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर वन शूट में भी और डिटेल लेक्चर में भी बता रखा है सारे पॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो किस पर है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर। 2 मार्क्स में कितना हमें लिखना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूँ। क्या? एक्सप्लेन द टर्म पॉल्यूटेंट्स, गिव एग्जाम्पल। देखो 2015-16 और 2017-18 में आया हुआ भी है। पॉल्यूटेंट्स क्या एक्चुअल में? वो सब्सटेंस हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, यानी कि मतलब क्या है इसका? द सब्सटेंसेस विच कॉज द पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो अगर वो ज़्यादा एयर में ज़्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन। सल्फर एंड नाइट्रोजन हमारे हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे हो सकते हैं। अब एक और टर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी, विद एग्जांपल डिफाइन करने के लिए दे देता है कि बीओडी एंड सीओडी क्या होते हैं। 15-16 में पूछा गया अभी है, ठीक है। तो बीओडी क्या है एक्चुअल में? इसकी फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी की फुल फॉर्म क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये बीओडी एक्चुअल में क्या है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज अंडर एरोबिक कंडीशंस इज नोन एज बीओडी। वहीं पर अगर सीओडी की बात करूं तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड, ये क्या था? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज, और ये क्या है? रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज, नोन एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये क्या है? रिक्वायर्ड फॉर केमिकल डिकम्पोजिशन, और ये रिक्वायर्ड फॉर बायोकेमिकल, ठीक है। बस इतना ही इनका डिफरेंस है, बायोलॉजिकल। डिफाइन एयर पॉल्यूशन, एयर में पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाना हमारा एयर पॉल्यूशन कहलाता है। व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? क्या क्या हो सकता है कि एयर पॉल्यूशन कॉज? क्लोरोसिस हमारा हो सकता है, बाकी और भी काफ़ी सारी डिसीज हो सकती हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर, वो भी हो सकता है एयर पॉल्यूशन की वजह से। कॉज टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी कि टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज होता है, वो भी हमारा एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। बाकी ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे जैसे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हमें हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिसीज हो सकती है, ठीक है। सॉयल या लैंड पॉल्यूशन क्या होता है? जो सॉयल है उसमें पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाना हमारा, ठीक है। वेरियस सोर्सेज ऑफ सॉयल एंड लैंड पॉल्यूशंस के सोर्सेज क्या हैं? फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ होना एग्रीकल्चर में, तो वो भी कहीं ना कहीं सॉयल को बेकार कर रहे हैं। माइनिंग की वजह से भी कहीं ना कहीं सॉयल बेकार हो रही है। और सॉलिड वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं सॉयल बेकार होती है, लैंड बेकार होते हैं, और एसिड रेन की वजह से भी, ठीक है। एसिड रेन में मुझे आप एक होमवर्क में आपको दे रहा हूँ कि एसिड रेन में कौन कौन से केमिकल या कौन कौन से केमिकल वाटर में मिलने की वजह से जब रेन होती है तो वो एसिड रेन कहलाती है, ठीक है। किसकी वजह से ताजमहल का कलर येलो होता जा रहा है? वो एसिड रेन की वजह से होता जा रहा है, तो उसमें कौन से केमिकल हैं वो बताने हैं, ठीक है।
नॉइस पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दूं और आप वीडियो फुल साउंड पे देखें तो बहुत ज़्यादा शोर मचे या बहुत साउंड में आप गाने सुने जिससे आपके पड़ोसी भी परेशान हो जाएं, वही एक्चुअल में हमारा क्या हो गया, नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है। सॉलिड वेस्ट, डिफाइन सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मतलब वो चीज़ें जो हमारे घर से वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में हम बाहर गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, बेकार हो जाती हैं, अनयूज हो जाती हैं जो चीज़ें, वही सॉलिड वेस्ट हमारी। ठीक है। व्हाट आर द मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा। वाटर में जाएंगे तो वाटर पॉल्यूशन, जैसे वाटर में आप देखेंगे जो वाटर बॉडीज हैं उसमें देखेंगे प्लास्टिक बॉटल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, तो प्लास्टिक बॉटल्स एक्चुअल में क्या, सॉलिड वेस्ट है। ठीक है। और अगर वो कहीं ऐसे ही फेंक दिए जाएंगे किसी पर्टिकुलर जगह पर तो वहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन होगा, लैंड या पॉल्यूशन जिसको बोल देते हैं, और वहाँ से कहीं ना कहीं एयर भी पास हो रही है तो वो कुछ टाइम बाद वहाँ पर एयर पॉल्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं। अगर सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट ना किया जाए तो उनको क्या करना है, डिकम्पोज करना है, डिस्पोज करना है जो हमारे सॉलिड वेस्ट हैं प्रॉपरली, तो वही हमारा क्या एक्चुअल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। यहाँ पर हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे हम 4 की। बड़ी बड़ी यूनिट ये 3 ही थी और इन 3 से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4th और 5th से बहुत कम, एक एक दो दो क्वेश्चन आपको 7 में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ही शायद देखने को मिले, बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं वो स्टार्टिंग के 3 यूनिट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यूनिट 4 जो है इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है कि जो शायद ही आपको जरूर देखने को मिल जाए। एक तो पहला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस और क्लाइमेट चेंज और एसिड रेन। ये 4 चीजें हैं, 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एसिड रेन भी, क्लाइमेट चेंज भी, ग्लोबल वार्मिंग भी और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने डिटेल वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको बताया। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो लिया गया है, एक किससे लिया गया है, क्या था कि जो हमारे प्लांट्स थे, जो हमारे ऐसे कंट्रीज हैं, या यूरोप ले लो या एशिया का वो पार्ट ले लो जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मी नहीं होती है। इंडिया तो हमारा एवरग्रीन कंट्री है, उसमें हर तरह का मतलब एनवायरमेंट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो एक्चुअल में वो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में क्या है, पहले मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बता रहा हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में क्या है, ये तो लिया गया है नाम, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना, ये नाम लिया गया है, कहाँ से कैसे लिया गया है, तो मैंने बताया जो ठंडे कंट्रीज हैं जहाँ पर बर्फ वगैरह पड़ती है और ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्लांटेशन सही से नहीं हो पाता। तो प्लांटेशन सही से नहीं होता तो वहाँ पर साइंटिस्टों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्या किया, जिस एरिया में प्लांटेशन करना है उस एरिया को वहाँ पर प्लांटेशन किया और उस एरिया को एक ग्लास की बॉडी से कवर कर दिया। एक ग्लास का क्या कर दिया, मतलब कांच का एक हाउस सा उसके ऊपर बना दिया, उसको कवर कर दिया। तो क्या होता है, जो ग्लास होता है उसमें जब सनलाइट आती है, सनलाइट उसके ऊपर डाली, मतलब जैसे सन को भी थोड़ी बहुत देर के लिए सन पर दिखाई दिया, उसकी जो सनलाइट होगी वो कांच में पास होगी, रिफ्लेक्ट होकर अंदर चली गई, ट्रांसफर होकर अंदर चली गई। लेकिन वो ग्लास जो है, वो बॉडी जो है वो क्या करती है, वो सनलाइट अंदर तो आ गई या वो हीट जो है वो अंदर तो आ गई, इतनी गर्मी वहाँ पर मेंटेन हो गई उसमें जिससे हमारा प्लांटेशन हो सके, और वो वापस नहीं जाती। वो जो ग्लास का हाउस बन जाता है, बॉडी बन जाती है, तो वो क्या करती है, उस हीट को अंदर एब्जॉर्ब तो कर लेती है लेकिन उसको बाहर नहीं जाने देती। आप कभी गाड़ी में बैठेंगे, मतलब बैठते होंगे, ध्यान दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट अगर नहीं भी बैठे हैं तो वो बैठ के देखें, क्या है कि किसी कार में अगर आप बैठे हैं और विंडो उसकी सारे हमने बंद कर रखे हैं, ग्लासेस साइड के विंडो जो भी हैं बंद हैं, और धूप में कार खड़ी है, तो थोड़ी देर बाद में आपको उसमें गर्मी लगने लगी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज तो होगा, जो हीट है वो अंदर आ तो जाएगी, एब्जॉर्ब तो कर लेगी सनलाइट से, लेकिन वो बाहर रिफ्लेक्ट वापस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि वो जो प्लांटेशन जिसको हमें टेम्परेचर इतना चाहिए था, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना था, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया उस हाउस का, किसका, ग्लास का हाउस। तो वो ग्रीनरी के लिए क्या गया था, तो वही क्या बोला गया, ग्रीन हाउस बोला गया। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या थे, ग्रीन हाउसेस थे। अब वो ग्रीन हाउसेस थे एक्चुअल में, तो अब क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट में भी यही कॉन्सेप्ट बन रहा है क्या, जो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, गैसेस जो है ऊपर जाके एक लेयर बना ले रही। तो जो हमारे अनवांटेड पार्ट्स हमारे आते हैं सन से, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो 2 तरह की आती हैं, एक तरह की तो ओजोन लेयर वहीं पर रोक देती है जो सबसे खतरनाक होती है, बाकी 2 तरह की आती हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टेम्परेचर हीट जो है वो अंदर आ तो रही है लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जा पा रही है। ठीक है, क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि वो जो एक लेयर बन गई है गैसेस की, जिसमें मेनली हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए आ रहा है वो मेनली, तो वो जो लेयर बन गई है एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी और गैसेस की, तो वो क्या रही है, उस हीट को वापस नहीं जाने दे रही बाहर। ठीक है,
तो वो क्या हो रहा है, अंदर का एरिया टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। अब वो जो टेम्परेचर इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल, मतलब हमारा जो है अर्थ है उसका जो वो वार्म होती जा रही है, तो वही एक्चुअल में क्या हो गया, हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और जब टेम्परेचर क्या हो रहा है, अब चेंज हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वही किसके लिए जिम्मेदार हो रहा है, हमारा कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हो रहा है। तो एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, यही चीज़ें हमारी सारी, इसमें सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, is the term which indicates the increase in the average temperature of the atmosphere। एटमॉस्फेयर के एवरेज टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वही एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग है। किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है, गैसेस जो एक लेयर बना ले रही हैं जो हीट को वापस नहीं जाने दे रही। सन से हीट आती है, इस मतलब अर्थ पर टकरा के इसके सरफेस पर वापस जाती है, लेकिन वो वापस जा नहीं पा रही है। क्यों, क्योंकि हमारी एक ग्रीन मतलब गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है उन्होंने एक लेयर बना ली है। तो काफ़ी सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो मैं अभी उनके नेम भी बताऊंगा आपको, वो पूछ भी लेता है 2 मार्क्स में भी, वो पता भी होने जरूरी है। तो उसकी वजह से वो क्या है, जो हीट है वो वापस नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशंस फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा एब्जॉर्ब तो कर ली जा रही है, एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस, लेकिन वो बैक नहीं जाने दे रही है रिफ्लेक्ट होके, कहाँ पर, स्पेस में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ गैसेस कौन सी हैं, तो इसमें मैंने गैसेस भी ले लिए। एक तो इसमें सबसे बड़ा रोल हमारा वाटर वेपर का रहता है, यानी कि जो वाटर है उससे जो वेपर निकलती है, यानी कि जो भाप निकलती है उससे, वाटर की एस्ट्रोज। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा रोल रहता है, ठीक है। CO2, CO2 के लिए क्या क्या है, ये CO सफिक्स में है 2, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा है। अब देखो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन से देखो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपस में लिंक हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडीज या ह्यूमंस क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब क्या कर रहे हैं, सॉरी, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, वो इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ह्यूमन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो कंजप्शन है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होगा, और जो रिलीज होने का वो है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी इंक्रीज होगा पॉपुलेशन बढ़ने में। दूसरी तरफ प्लांट जो है वो बढ़ाने चाहिए फिर उसी हिसाब से, लेकिन प्लांट या ट्रीज जो है उनको काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन को रिलीज कम कर पा रहे हैं क्योंकि वो रिड्यूस हो रहे हैं, और जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी जो बढ़ रही है उसको इनहेल कम कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रही है, वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम भी कर रही है, ठीक है। मीथेन भी हमारी ग्रीन हाउस गैस में आती है, नाइट्रस ऑक्साइड हमारी आती है, ऑक्सीजन आती है, वो सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूँ, ओजोन आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी आती है, CFC जिसको हम बोल देते हैं। ये किससे आती है, जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर हो गए, ठीक है, जितने भी हमारे एयर कंडीशनर हो गए, यानी कि जितने भी हमारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कूलिंग कंपोनेंट्स है, जिनमें कंप्रेसर लगा होता है, वो CFC रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी गैसेस क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कभी कभी दे देता है क्वेश्चन में, यहाँ पे तो नहीं है, एंट्रेंस मतलब किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर पूछ लेता है ग्रीन हाउस गैसेस 4 दे देगा, मैंने पूछ लिया कौन सी नहीं है, तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मैंने आपको बता ही दिया है, वेरिएशन जो हो रहा है टेम्परेचर में, कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस। एसिड रेन क्या है, एसिड रेन मतलब वाटर में कुछ ऐसे केमिकल मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं या एसिडिक होते हैं, और जो वाटर में मिलके एटमॉस्फेयर में, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से। एयर में गैसेस रिलीज हो रही हैं, किसकी वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से हो रही हैं, और कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो रही हैं। तो वो एयर में मिलते हैं, उसके कंपोनेंट जो होते हैं, और वो फिर एयर में क्या करेंगे, एयर पॉल्यूशन करेंगे, फिर वो कहीं ना कहीं वाटर से वाटर में मिलेंगे, वो रेन की फॉर्म में वो नीचे बरसेंगे, और कहीं ना कहीं वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, और जो होम्स हमारे होते हैं, हाउसेज होते होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो कौन कौन से केमिकल या गैसेस होती हैं वो जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। बाकी इसका पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू किसके एसिड रेन की, वो कितना होता है, बिलो 5.6 हो जाता है, एसिडिक हो जाती है। डिफाइन ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर क्या है, मैंने बताया था, स्ट्रेटोस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की हमारी सेकंड लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, नीचे से जो सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, वहां पर एक लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं, O3 लेयर। एक्चुअल में वो क्या है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, कहीं ना कहीं कैंसर भी होते हैं, स्किन कैंसर भी।
तो उनसे प्रोटेक्ट करती है। वो कैसे प्रोटेक्ट करती है? वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। किनको? अल्ट्रावायलेट रेस को। 3 तरह की आती हैं ABC कैटेगरी की, 2 तो आ जाती हैं अर्थ तक, बाकी एक को वो एब्जॉर्ब कर लेती है जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, उसमें एक होल हो गया है। अब एक होल हो गया, अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो होल क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर वो ज़्यादा इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, वहाँ से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है वो वहाँ से पास होकर सीधा अर्थ पे आ जाएंगी, जो कहीं ना कहीं हार्मफुल होंगी। तो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है, मतलब वो होल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, वही हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन है, यानी कि ओजोन लेयर खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। किसकी वजह से है? जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, और ग्रीन हाउस इफेक्ट कह लीजिए उसका जिम्मेदार, और ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिएगा, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज भी, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल दैट रिसाइड इन अ कंट्री या स्टेट या कंट्री और सिटी इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। आप देख ही रहे हैं इंडिया में किस तरह से, किस लेवल पर जाकर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, किस लेवल पर जाकर पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वही एक्चुअल में क्या पॉपुलेशन ग्रोथ है एक्चुअल में, बस इसमें तो ज़्यादा और बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट यूनिट को हम डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट नंबर 5। छोटी सी यूनिट है ये भी, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन हमारे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं और कर लेते हैं। ठीक है, क्या है यूनिट 5 में? यूनिट 5 का पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्ट्स कंसिडर्ड इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से एक्ट्स मिल लिए? कुछ एक्ट्स उसने दिए, 4-5 एक्ट आप जरूर बता देंगे जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, या वो लागू जो किए गए थे, अप्लाई किए गए थे एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर हमें नेम ही मेंशन करने हैं, यहाँ पर इनके बारे में डिटेल में नहीं बताना क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक हमारा एक्ट आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के नाम से, कब आया था? 1972। कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, एक हमारा क्या आया था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, विद अमेंडमेंट मेड इन 1988, यानी कि 1988 में इसमें क्या किया गया था अमेंडमेंट, कुछ संशोधन किया गया था जो 1980 में आया था। कौन सा था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नेक्स्ट था द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था 1981 में, और द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये कब आया था? जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आपको पता होगा 1986 में, आपने जरूर थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा क्योंकि बीटेक कर रहे हैं आप, 12th करके आ चुके हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी एक तरह से, भोपाल में एक इंडस्ट्री में गैस रिलीज हो गई थी। कौन सी गैस रिलीज हुई थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिससे काफ़ी संख्या में लोग मरे थे। तो उसके बाद में क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक प्रोटेक्शन, मतलब एक एक्ट लाया गया था जिसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बोल देते हैं, 1986। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, इस टाइम पर पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पर भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे पहले सम्मेलन वगैरह चल रहे थे, लेकिन उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया इंडिया में भी। कब अप्लाई किया गया? जब भोपाल में एक तरह से गैस रिलीज हुई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स वहाँ पर क्या हुए थे, मर गए थे। ठीक है, डेथ हो गई थी गैस की वजह। नेक्स्ट क्या है? डिफाइन एयर प्रिवेंशन एक्ट। एयर प्रिवेंशन एक्ट को डिफाइन करना है। ये क्या है हमारा एयर प्रिवेंशन एक्ट? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अमेंडमेंट ऑफ air pollution for the establishment with a view of carrying out the forest purpose of boards for conferring on and assigning to such boards power and functions relating their टू अलग हो गए यहाँ पर, एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद। यानी कि एक्चुअल में क्या है, एयर प्रिवेंशन एक्ट क्या है? एयर को एक तरह से प्योर रखना है, मतलब एयर पॉल्यूशन से उसको हमें बचाना है, उसी के लिए एक्ट लाया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे? टू मेंटेन इसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स। ठीक है, सपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। टू एंश्योर अ कंटिन्यूअस यूज ऑफ स्पेसीज, दैट इज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट एनजीओ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एनजीओ जो है इनसे पूछा जा सकता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
हैं, इनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक तो ये कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनजीओ, तो एनजीओ एक्चुअल में क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं, कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम्स चलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन गवर्नमेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओज फॉर इम्प्रूवमेंट द एनवायरनमेंट, तो एनजीओ या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज लाइक रिलीफ to the blind, the disabled and disadvantaged, and helping the government in mother and child health care including family planning program, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो गए। और किसके लिए हो गया, हेल्प करने के लिए, किसके लिए, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए, और बाकी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम चलाते हैं ये एनजीओ जो होती हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि एनालिस्ट द वेरियस इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एनजीओज, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो काम कर रही हैं एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एनजीओज, उनके नाम यहाँ पर हैं। एक तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, जिसका नेम है, ये नेम है उनके एनजीओज के। एक ग्रीन पीस फाउंडेशन के नाम से है, और एक कंजर्वेशन इंटरनेशनल के नाम से है। ये तीन नाम आप याद कर लेंगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास किसी चीज़ की एजुकेशन, देखो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कैसे, किसी चीज़ की आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है तो आप उसमें कैसे काम करेंगे। जैसे आपको मान लो एग्रीकल्चर ही करनी है, खेती करनी है, तो उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, तो क्या उसकी एजुकेशन होना जरूरी है। मतलब एजुकेशन एक्चुअल में क्या, उसकी नॉलेज होना जरूरी है डिटेल में, ठीक है। एनवायरमेंट को कब प्रोटेक्ट कर पाओगे आप, कब सेव कर पाओगे वाटर को, जब आपको उसकी नॉलेज होगी। तो इसलिए एजुकेशन जो है, एनवायरमेंट की एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या इंपॉर्टेंस है। क्या, जैसे अगर कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर लिखे, इट हेल्प्स इन इकोनॉमी एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट हेल्प अस इन फंडिंग वे टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंसेस, इट ट्रेन्स अस टू कंजर्व अवर फास्ट डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें फास्ट डिप्लीट हो रहे हैं, तो उन्हें कंजर्व करने के लिए क्या कराते हैं, हमें ट्रेन कराती है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फूड चेन्स एंड इकोलॉजिकल बैलेंसेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी, एनवायरमेंटल एजुकेशन की। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का 2 मार्क्स के 5th यूनिट का लास्ट या पूरे सब्जेक्ट का लास्ट क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। क्या वुमेन एजुकेशन इन इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है। तो आपको पता ही है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप अपने आप से ही बहुत अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम में किस फॉर्म में लिखना है वो मैंने लिख ही दिया है। क्या, इट नॉट ओनली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हाफ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज का हाफ अगर हम ले लें उसके डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि और किसके लिए, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एट होम एंड आउटसाइड, यानी कि जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए घर पे और घर के बाहर भी हमारा क्या है, वुमेन एजुकेशन की ज़रूरत है। क्या इंपॉर्टेंस है, एजुकेटेड वुमेन कैन ऑल्सो हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो कुल मिला के वुमेन्स एजुकेशन की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारा ये जो 2 मार्क्स का वन शूट था, पूरे 5 यूनिट के 2 मार्क्स का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस इसमें एक चीज़ और बच गई है, मॉडल पेपर जो लाइव आएगा वो बहुत जल्द आपको मिलेगा, डेट आपको दी गई थी इसकी भी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।